नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के समुद्र तट बनेंगे समृद्धि के प्रवेश द्वार। गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, चिप से लेकर शिप तक सब भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मैरीटाइम सेक्टर में किया बड़ा ऐलान। बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा। प्रधानमंत्री ने लोथल में लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का किया दौरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। 2027 में शुरू होगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता। घनसोली और शिलफाटा के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का हुआ ब्रेक थ्रू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के डिजिटल व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 का किया शुभारंभ। पीयूष गोयल ने कहा, इससे भारत को एक निर्यात महाशक्ति बनाने में मिलेगी मदद। और मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा, मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रति विभिन्न माध्यमों में उनकी सिनेमाई और नाट्य प्रतिभा प्रेरणादायक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने भावनगर में समुद्र से समृद्धि के तहत 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया और कहा कि आज के युग में यह जरूरी है कि भारत में ही चिप से लेकर शिप तक का निर्माण हो। आज जो भव्य स्वागत सत्कार सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। और मुझे मालूम है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा भावनगर मैदान में था। आपका मिजाज का मुझे पता है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भावनगर ना भाइयों बहनों, नवरात्रि ने मांडवीओ जरा जोर लगावजो અને દેશના બધા લોકોને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ આપણી માંડવીમાંથી પણ મળે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आदर सत्कार का ये भव्य स्वरूप आत्मनिर्भर भारत के जय घोष का प्रतीक है, जिसकी बानगी भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिली। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में दूसरे देशों पर निर्भरता को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाना होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मैरीटाइम सेक्टर में भी अगले दौर के सुधार करने जा रहा है और इस कड़ी में बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दे दी गई है। उन्होंने कहा कि शिपिंग क्षेत्र में भारत सदियों से दुनिया की बड़ी ताकत था, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण इसे भारी नुकसान हुआ। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया।
और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसकी परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो दीर्घकालिक औद्योगिकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NHMC का भी दौरा किया और उसकी प्रगति की समीक्षा भी की। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ भावनगर से शैलेंद्र और लोथल से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। आत्मनिर्भर भारत का सफर अब बुलेट की रफ्तार से होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब केवल 2 वर्षों में देश में बुलेट ट्रेन का सपना सच होगा। 2027 से बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू होगा। विशेष बात है कि बुलेट ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का झंझट नहीं होगा और इसका किराया भी कम होगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बुलेट ट्रेन को मिडिल क्लास की सवारी माना जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बुलेट की रफ्तार से होगा सफर। 2027 से बुलेट ट्रेन का पहला चरण होगा चालू। मिडिल क्लास की सवारी बनेगी बुलेट ट्रेन। टिकट की टेंशन नहीं, किराया भी होगा कम। देश में बुलेट ट्रेन के सपने ने एक बड़ी उड़ान भरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ठाणे के पास घनसौली और शिल्पफाटा के बीच 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू किया गया, जो एक बड़ी कामयाबी है। समुद्र के नीचे स्थित प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग से ये सफलता हासिल की गई है। ये सुरंग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन और शिल्पफाटा के बीच प्रस्तावित 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल का हिस्सा है, जिसमें 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरता है। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि ये एक अहम, अगर देखा जाए, माइलस्टोन रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। आप जो सामने देख रहे हैं, दरअसल ये वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है जहां दोनों छोर से जो है ये टनल मिलता है, जिसका आज जो है ब्रेक थ्रू किया गया, एक ब्लास्ट यहाँ पर किया गया और इस टनल को जो क्लियर किया गया। ये टनल आगे बना जाएगा और उसके बाद मुंबई में पहुंचने के लिए तकरीबन 21 किलोमीटर अगर देखा जाए ये अंडरग्राउंड ट्रेन होगी, जिसमें 7-7.5 किलोमीटर जो होगा वो अंडर द सी लेवल भी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ब्रेक थ्रू को महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा के समय को 2 घंटे 7 मिनट तक कर देगी। रास्ते में ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा और आणंद जैसे प्रमुख शहर हैं। इन सभी शहरों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इससे पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। रेल मंत्री ने कहा कि शुरू में बुलेट ट्रेन हर आधे घंटे में चलेगी, लेकिन पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाने के बाद व्यस्त समय में हर 10 मिनट में सेवा उपलब्ध होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। रीजनेबल फेयर होगा, इसका बहुत ही रीजनेबल फेयर होगा। अभी मैंने सुबह गूगल मैप पे देखा था मुंबई से अहमदाबाद का कितना टाइम लगता है। आज का गूगल मैप दिखाता है 9 घंटे, तो उसके बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे मुंबई से अहमदाबाद, तो बहुत बड़ा एक लाइफ में चेंज आएगा और जो इसका फेयर स्ट्रक्चर रहेगा वो मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 320 किलोमीटर के पुल या पुल का हिस्सा पूरा हो चुका है। पहला चरण सूरत से बिलीमोरा के बीच 2027 में चालू हो जाएगा। वहीं 2028 में ठाणे तक बुलेट ट्रेन का सफर शुरू होगा और उसके बाद 2029 तक ये प्रोजेक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शिशिर शैलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अपने मोरक्को दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कल 21 सितंबर को मैं मोरक्को में रहूंगा। भारत और मोरक्को के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा है। मैं इस बढ़ते रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा के दौरान मैं अपने समकक्ष अब्देल लतीफ
नौदियाई के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण टाटा एडवांस्ड सिस्टम मोरक्को के बेरेचिड में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन होगा। यह संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। मैं रबात में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक मोदी एट 75 का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को विस्तार से बताया गया है। शाह ने कहा कि यह पुस्तक गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे बच्चे के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने की कहानी दर्शाती है। उन्होंने इस किताब के प्रकाशकों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास मोदी जी के जीवन और कार्यों से अधिक लोगों को प्रेरित करेगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र और जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मोदीनॉमिक्स द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ किताब का विमोचन किया। यह किताब एस्कोच ग्रुप के चेयरमैन और लेखक समीर कोचर ने लिखी है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर उनके शासन और आर्थिक दर्शन का एक विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। इसमें जनधन से लेकर उज्ज्वला और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की कहानी बताई गई है। इस अवसर पर मंत्री मुरुगन ने कहा कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इतिहास और एक दिग्गज की यात्रा है। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी मौजूद रहे। मोदीनॉमिक्स किताब का जो विमोचन है वो किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM मुंबई के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मविश्वास के साथ अमृतकाल की ओर कदम बढ़ा रहा है। मिश्रा ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत मिशन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और जिसे 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान रिसर्च फंड जैसी पहल का समर्थन प्राप्त है। समारोह में संस्थान के निदेशक मनोज कुमार तिवारी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष शशि किरण शेट्टी, फिल्म निर्माता सुभाष घई, गायक कैलाश खेर और NSE के MD और CEO आशीष चौहान भी मौजूद रहे। In recent years, the global economy has seen a period of turbulence and uncertainty. Some of the developments and events that add to this complexity, I will just list out, I will not elaborate. For example, the COVID-19 pandemic, even though 3-4 years have passed, it changed the entire world. Trade wars between large economies, geopolitical tension in Ukraine and the Middle East, challenges of climate change. In the midst of all these complexities and challenges, India is moving ahead with courage and confidence. Our Prime Minister has envisaged a grand vision for India in 2047. Far-reaching changes will be taking place in India and the world in the coming decades. Prime Minister wants all of us to take the country to the next level through the process of reform, perform and transform. और वहीं डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने प्रबंधन संस्थानों विशेषकर IIM की भूमिका को भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इनके पूर्व छात्र उद्योग और व्यापार जगत में अहम योगदान दे रहे हैं। पी.के. मिश्रा ने स्नातक छात्रों से आजीवन सीखने, नैतिक मूल्यों और टीम भावना को अपनाने का आह्वान किया। All our management institutions have done very well and they have played a very important role. The alumni जो IIM के हैं वो बहुत बड़ी
कंट्रीब्यूशन है उनका हमारा इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, इवन गवर्नेंस के लिए। तो आईआईएम्स अमृत काल में तो उनका रेलेवेंस और भी ज़्यादा होगा। दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अमृत काल में। तो उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनका कंटिन्यूअस लर्निंग, दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है, तो दे हैव टू कीप पेस विथ ऑल दैट। दैट इज़ वन पार्ट। और कैपेसिटी बिल्डिंग उनका है, और उनका जो सम प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल टू बिकम कर्मयोगी, ये सब चाहिए हमारा। और अब बात नए दौर के जीएसटी सुधारों की। त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम आदमी को जीएसटी कटौती का फायदा मिलने लगेगा। कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी में कटौती की गई है। इन उत्पादों पर लगने वाला 28% जीएसटी अब घटकर 18% हो जाएगा। इसे लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महंगाई पर होगा प्रहार, अब सस्ते होंगे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे एसी, फ्रिज, 32 इंच के बड़े टीवी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्स हीटर, मिक्सर, ग्राइंडर जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। 28% जीएसटी थी, अब 18% आ गई है, तो कस्टमर की जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। और सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 22 से हमारा नवरात्रि भी चालू है और जीएसटी भी इफेक्ट हो रही है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि बहुत से कस्टमर ऐसे होते थे जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनका बजट नहीं हो पाता था, तो अब वो इजीली एसी परचेज़ कर पाएंगे, तो ठंडी हवा भी ले पाएंगे इसके अंदर। ऐसे ही एलईडी सेक्शन के अंदर है, जैसे एलईडी सेक्शन के अंदर कोई कस्टमर 32 इंच का एलईडी लेने आता था, बट उसको मन होता था कि बड़ा टीवी चाहिए, बट उसका बजट नहीं हो पाता था। अब वो छोटी की जगह बड़े पे स्विच कर सकता है। लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा एसी की कीमतों को लेकर है। एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी और डीलरों के लिए फेस्टिव सीजन समय से पहले ही शुरू हो गया है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली नई जीएसटी दरों के ऐलान के बाद कंपनियों ने एसी की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। गवर्नमेंट इस काम में हर तरीके से विजिलेंस भी रख रही है और हर तरीके से कोशिश कर रही है। इवन मैन्युफैक्चरर बहुत टाइट हैं कि जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने दी है कि 28 से 18 करा है, तो पूरा का पूरा बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। तो हमने भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे आप अगर शोरूम में भी देखते हैं तो हमने भी क्लियर लिख रखा कि पहले 28% पे जो जैसे ये एसी था 56,500 रुपये का था, जो आज 52,300 रुपये का हो जाएगा। 22 तारीख के लिए बहुत कस्टमर इंतजार कर रहे हैं कि पहले 28% था, अब 18% है। तो उससे कस्टमर इच्छुक है कि जैसे प्राइस कम होगा तो हम परचेज करेंगे। और हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं कि हमारे नंबर लेके गए हैं, अब कितना रेट कम हो गया वो हिसाब से कस्टमर आएंगे हमारे पास। और कस्टमर के भी उत्साह है कि हमारा रेट कम होगा तो हम और परचेज करेंगे। जीएसटी दरों में किए गए इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का लाभ घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज पर मिलेगा। आपको इन उत्पादों पर सीधे 10% की बचत होगी। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ किया। ये पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त निवेश और निर्यात प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि LDB 2.0 लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ये प्रणाली लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और मूल्यांकन को सक्षम बनाएगी, जिससे बेहतर योजना, उच्च दक्षता और लागत में कमी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल उद्योग और सरकार दोनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने और भारत में लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल और व्यापार अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगी। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज द्वारा विकसित LDB 2.0 एक महत्वपूर्ण रूप से उन्नत लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल व्यापार ढांचे को मजबूत करता है, MSME और निर्यातकों का मदद भी करता है। मोदी सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। नए जीएसटी के तहत स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिसमें दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली के स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेश अरोड़ा ने कहा कि जीएसटी सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। राजेश अरोड़ा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए इस सुधार से न केवल पारदर्शी और जवाबदेही कारोबारी माहौल बना है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इससे काफी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आर्थिक सुधारों को लेकर खासा उल्लेखनीय कार्य कर रही है और जीएसटी रिफॉर्म भी इस ओर एक बड़ा कदम माना जा सकता है, जहां सरकार ने हर सेक्टर में खासे बदलाव किए हैं। और अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स और स्कूटर सेक्टर्स में, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को जो जीएसटी रिफॉर्म किया, और खासकर अगर बात करें स्कूटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो उसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये जो एक सुधार कहना चाहिए, ये जो एक चेंज आया है, ये अपने आप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज कहा जाएगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीएसटी को इस लेवल तक नीचे लाना, और ये हम लोगों की बहुत सालों से डिमांड भी थी, लेकिन हमें सरकार इस तरीके से ये तोहफा देगी, ये हमें भी अभी मालूम नहीं था, लेकिन अब ये तोहफा मिला है तो हम इसको बिल्कुल कबूल करते हैं और सब लोग इसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सरकार का कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किस तरह का पहले जीएसटी स्लैब था और अब सरकार ने किस तरह का स्लैब बनाया, और क्या मोटे तौर पे अंतर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रेड का स्लैब था वो 28% जीएसटी था। अब 28% जीएसटी, अब उसको 18% सरकार ने कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। जो सबसे बड़ी बात, इससे जो अंतर आने वाला है हमारे ट्रेड में, जो हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम लोग बहुत खुश हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे ट्रेडर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या पहले के स्लैब में जो था वो और अब के स्लैब में उन छोटे प्रोडक्ट्स पे कितना अंतर आ रहा है, और जो व्यापारी और उसके बाद जो खासकर कंज्यूमर है, इसमें को कितना बड़ा फायदा होते हुए देख रहे हैं? देखिए, 28% और 18%, अगर बिजनेस के नज़रिए से मैं देखूँ ना, 10% का अंतर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अंतर है ये। और जब ये कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर की पावर बढ़ेगी खरीदने की सामान को, और सामान ज़्यादा खरीदेगा तो हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा, और हम लोगों का अगर व्यापार बढ़ेगा तो हम लोगों के पास, मैं ये मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमें और कर्मचारियों की जरूरत बढ़ेगी, हम लोगों का काम बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, तो लोगों को काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए होंगे, तो देश में ये भी एक अंतर आएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। अगर बात करें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो ये कदम भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो भारत सरकार का जो हमने एक नज़रिया देखा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार ने काम किया है, तो वो यही तो है कि मेक इन इंडिया, अपने देश को बढ़ावा देना, अपने देश की वस्तुओं को आगे बढ़ाना। मेरा तो ये मानना भी है, इससे जब कोई एक व्यापारी में बूस्टर लगता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती है, जब वो बड़ी होती है तो वो इंडिया से बाहर भी निकलेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा देश का। ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्कूटर सेक्टर में ये बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है, जहां 28% के जीएसटी स्लैब को घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होगा। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा पखवाड़े के तहत 21 सितंबर से पूरे देश में 100 नमो युवा रन का आयोजन करने जा रही है। युवाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस युवा रन का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक स्थान पर कम से कम 10,000 युवाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस रन के माध्यम से लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अमेरिकी H-1B वीजा पर प्रस्तावित प्रतिबंधों पर भारत ने कहा है कि अमेरिका में H-1B वीजा पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से परिवारों के लिए मानवीय संकट जैसी स्थिति बन सकती है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी प्रशासन इन व्यवधानों का समाधान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन के इस कदम के असर का अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय उद्योग जगत भी इसका अध्ययन कर रही है और उसने प्रारंभिक विश्लेषण पेश कर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों की उद्योग जगत की साझेदारी नवाचार और सृजनशीलता पर आधारित है और वे इस पर बात कर आगे का रास्ता तय करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया है कि कुशल पेशेवरों की आवाजाही ने भारत और अमेरिका दोनों की तकनीक, नवाचार, आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माता हालिया कदमों का आकलन आपसी लाभ और मजबूत जन से जन संबंधों को ध्यान में रखकर करेंगे। पिछले 4 दशकों से
फिल्मों में अभिनय और रंगमंच की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला है। मोहनलाल तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उनकी बेजोड़ प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और अथक मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्ण मानक स्थापित किया है। मोहनलाल को ये पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल ने अपने 4 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में अपनी बेहतरीन अदाकारी, अद्वितीय प्रतिभा और बहुमुखी भूमिकाओं से न केवल मलयालम सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत में सुनहरा अध्याय लिखा है। उनकी सिनेमाई यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के बाद मोहनलाल को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर मोहनलाल के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर अपने बधाई संदेश में लिखा, श्री मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा की मिसाल हैं। दशकों से अपने शानदार अभिनय करियर के साथ वे मलयालम सिनेमा और थिएटर के एक प्रमुख कलाकार हैं और केरल की संस्कृति से उनका गहरा लगाव है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया है। विभिन्न माध्यमों में उनकी सिनेमाई और नाटकीय कौशल वाकई प्रेरणादायक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर उन्हें बधाई। उम्मीद है कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। 21 मई 1960 को केरल के पथनमथिट्टा में जन्मे अभिनेता मोहनलाल ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले कुश्ती के दंगल में अपना जौहर दिखाया था। वे 1977-78 में राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियन रह चुके हैं। सन 1980 में फिल्म मंजिल वेरिंजा पुक्कल से मोहनलाल ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने प्रमुख खलनायक की भूमिका निभाई थी। करियर के आरंभिक वर्षों में उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन जैसी विविध शैलियों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। राजा विंते माकन, कीरीदाम, भारताम, वीरस्म, वंशाम, दृष्टिकन जैसी फिल्मों ने उन्हें मलयालम सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। सन 1986 में एक ही वर्ष में 34 फिल्मों में अभिनय कर उन्होंने इतिहास रच दिया था। फिल्मी सफर में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। मोहनलाल को भारत सरकार की ओर से 2001 में पद्मश्री व 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अपने 4 दशक से भी लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अब तक 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। मोहनलाल भारत के पहले अभिनेता हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला। वे सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि गायक, निर्माता, निर्देशक और वितरक भी हैं। मोहनलाल ने राम गोपाल वर्मा की कंपनी में पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाया, जिससे उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच भी पहचान मिली। मोहनलाल अभिनीत गुरु फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। ये उपलब्धि किसी मलयालम फिल्म के लिए पहली उपलब्धि थी। फिल्म जगत के इतर मोहनलाल एड्स जागरूकता, हैंडलूम, सड़क सुरक्षा, अंगदान जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। अपने पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने मोहनलाल के काम की सराहना करते हुए लिखा कि केरल की खूबसूरत धरती से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक उनके काम ने हमारी संस्कृति का जश्न मनाया है और हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मोहनलाल की विरासत भारत की रचनात्मक भावना को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री का ये बयान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के बाद आया है, जिसमें मोहनलाल को 2023 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को देश और दुनिया में मोक्ष स्थली के रूप में चर्चित बिहार के गयाजी पहुंची। यहां उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ पिंडदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंची। इसके बाद सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर पहुंची। गयाजी हवाई अड्डा पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पिंडदान के लिए जिला प्रशासन के जरिए विष्णुपद मंदिर परिसर में ही विशेष व्यवस्था की गई थी और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। गयापाल पुरोहित राजेश लाल कटरियाल ने वैदिक क्रियाओं के साथ कर्मकांड कराया। वहीं उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विष्णुपद मंदिर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर 250 स्नातकोत्तर और डीएम छात्रों के साथ 100 MBBS छात्रों के पहले बैच को उपाधियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत चंद्रकांत शेठ ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर विनोद कोटवाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार, डीन डॉक्टर आरती मारिया सहित फैकल्टी अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत शेठ ने स्नातक हो रहे छात्रों, उनके माता पिता और संकाय सदस्यों को बधाई दी और छात्रों को स्वास्थ्य सेवा में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में उनके मार्गदर्शन और समर्पण की सराहना की। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा ने अपने संबोधन में चिकित्सा क्षेत्र में उभरते डॉक्टरों की सेवा भावना और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने इस खास मौके पर छात्रों से आग्रह किया कि मरीज और डॉक्टर का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। यही विश्वास एक डॉक्टर के लिए बड़ा इनाम होता है। Journey from knowledge to the practice is a pathway. It takes time. What happens that technological advancement, innovative educational tools, they get you little bit shorter of this duration, but nothing like that it happens overnight. We all have to understand that from gaining the knowledge to the best and effective and excellent practice, it will take a duration of the time which we must stay patient and we must try to cope up with it. This is the first MBBS batch which are getting the degree. So it is a very memorable moment to all of you. This batch will always be remembered as the first MBBS batch in the history of RML Hospital. This convocation marks a momentous milestone for the students, the culmination of their hard work, dedication and perseverance today. So you are not only carrying just the degree, but also a profound responsibility on your shoulders to heal, to lead, to innovate and to serve the nation in whatever way you can. I wish to extend my heartfelt greetings to the parents and families of my students who are graduating today, and heartiest congratulations to all the graduating students and their teachers, guide and faculty. You all are a symbol of India's aspiration to reach for the world's highest standard. There is a constant endeavor to make the hospital patient-friendly. The Institute took steps to improve its policy, documentation, infrastructure, and was awarded full NABH accreditation for all the 46 departments and subspecialties. और मिजोरम के राज्यपाल जनरल VK सिंह ने लोकपाल C ललथनमाविया को शपथ दिलाई। वहीं राजभवन में दरबार हॉल में शपथ समारोह का आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री के सबदांगा, पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री C लाल साविवुंगा भी मौजूद थे। मिजोरम विधानसभा ने 28 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान मिजोरम स्थानीय निकाय लोकपाल विधेयक 2025 पारित किया था, जिसके अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की गई है। स्थानीय निकायों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और लोक सेवकों के कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और अनियमितताओं की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई। मिजोरम के लोकपाल C ललथनमाविया मिजोरम पुलिस सेवा में 1989 से कार्यरत थे। पूर्व IPS C ललथनमाविया को 2012 और 2020 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार में भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी राजेश राज ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अभी बेगूसराय में मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा कि एक तरफ गृह मंत्री थे, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी अपनी अधिकार यात्रा लेकर के गए। कैसे देखते हैं दोनों यात्राओं को? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम तो पहले से ही बना था और ये रेगुलर आते हैं, कोई पहला बार तो आए नहीं है। चुनाव आता है तब एक्टिविटी बढ़ती है, ऐसी तो नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करना, कार्यकर्ताओं को आज SIR के माध्यम से कार्यकर्ता ने जो रिपोर्ट फीडबैक दिया है, ये उत्साहवर्धक है कि घुसपैठिए का नाम कट रहा है। ज़्यादातर लोग जो राजद कांग्रेस के लोग घुसपैठिया के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जनता देख रही है, जनता इसकी जवाब देगी, ये बात सब समझ रहा है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला जो है बीजेपी उसको जोर शोर से उठाती है, बंगाल हो, झारखंड हो और अब बिहार की बारी। तो हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, क्यों छाती पीट रहे हैं, परेशानी क्यों है? संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह के अफवाह और वातावरण क्यों बना रहे हैं? चुनाव आयोग तो सही काम कर रहा है, फिर दर्द आपको क्यों हो रहा है? राजद कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों की राजनीति से अपनी सत्ता बुत से जिन निकालने का खेल खेल रहे हैं। जो खेल बंद हो चुका है, जो जिन निकलता था वो बोतल में बंद हो रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द कर रहा है, परेशान है। राजद कांग्रेस के लोग पूरी तरह से भ्रम का वातावरण, अफवाह का वातावरण, चुनाव हार के भय से एक अपना हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजद कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है नहीं, लिहाजा वो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। और यहाँ बेगूसराय की सभा में गृह मंत्री ने साफ शब्दों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको ललकारा और कहा कि सरकार बनी तो हम चुन चुन कर इनको बाहर करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बेगूसराय से राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद का दौरा किया और गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों से गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के करीब आने का आह्वान किया। प्रसार भारती के चेयरमैन ने कहा कि लोगों को सूचना से समृद्ध किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। इस अवसर पर चेयरमैन ने कर्मचारियों को कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में युवाओं और महिलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र के राजस्व में भी वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से कृषि आधारित अधिक कार्यक्रम तैयार करने और किसानों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच संवाद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। नवनीत कुमार सहगल ने कर्मचारियों के लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान करने का भी आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने समाचार कक्ष का निरीक्षण किया और समाचार संकलन और प्रसार में टेक्नोलॉजी का और अधिक उपयोग किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों से निजी समाचार चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के तरीके तलाशने की भी बात कही। इससे पहले प्रसार भारती के चेयरमैन ने दूरदर्शन केंद्र में हिंदी पखवाड़ा समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। इसके बाद चेयरमैन ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया और परिसर में एक पौधारोपण भी किया। सूचना तंत्र के एक बड़े साधन के रूप में हमको सबको अपनी अपनी सार्थकता सिद्ध करनी, और सार्थकता सिद्ध कैसे करनी है कि 2 तरीके से, कि हम अपने जो संचार का हमारा माध्यम है उसमें तकनीक, आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। पिक्चर जो आप देखते हैं वो अच्छी आए, हमारी आवाज़ डिजिटल तरीके से जाए और बेहतर तरीके से कैसे हो, हमारे कार्यक्रम और बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत हो सकते हैं, हम तकनीक का और कैसे यूज़ करें, नई तकनीक बाजार में है उसको कैसे हम आगे लाएं, और दूसरा साथ साथ कि हम कार्यक्रमों को रुचिपूर्ण कैसे बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत यूपी के हापुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मेले में सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहे शिविर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तरीकों से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं टीबी से बचाव की दवा के साथ पोषण पोटली का भी वितरण किया गया। शिविर में स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की जांच और उपचार पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। शिविर में उपचार और दवा मिलने के बाद लाभार्थी काफी खुश दिखाई दिए और केंद्र सरकार के द्वारा नारी को स्वस्थ रखकर परिवार को सशक्त बनाने के कार्यक्रम को सराहा। सरकार सभी तरीके से मतलब गर्भवती महिलाओं की और भी मरीजों की सब अच्छे मतलब व्यवस्था कर रखी है और आए दिन हमारे यहाँ इसी तरीके से कैंप अच्छा लगा है। हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छी सुविधा करा रखी है। देखो कैंप अलग अलग तरीके से कैंप लग रहे हैं, यहाँ अलग अलग तरीके से दवाई दी जा रही है और सबका मान सम्मान सुचारू रूप से किया जा रहा है। हमारे हमने देखा कैंप लग रहा है, बच्चे की भर्ती करवा दिया, तबीयत खराब थी, 2 दिन से वहाँ दवाई दिला के दवाई से आराम नहीं लगा, यहाँ भर्ती कर दिया। यहाँ चाहती हूँ कि ऐसी सुविधाएं आती रहें हमारे सिखाना। और जी मैं पहले भी भर्ती रही थी और मैं चाह रही हूँ कि आयुष्मान से अच्छा इलाज हो। बाकी सुविधा अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि सिखाड़ा वालों के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। हर चीज़ की सुविधा है, ब्लड चेक करा लो या दांतों से जुड़ी हुई या थोड़ा सा उसके रोग से कोई जुड़ी हुई बात हो, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे, फैसिलिटी भी बढ़िया है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान रोज एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश के हर जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को चलाया जा रहा है। राजस्थान के फलोदी जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत सभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 2 अक्टूबर तक लगातार लगाए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। शिविरों में सभी जांच निःशुल्क हैं। स्वास्थ्य कर्मी इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर, एनीमिया, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी सभी जांच कर रहे हैं। फलोदी जिले के सभी शिविरों में महिलाओं के पोषण सेवाओं की मजबूती पर इन्हें ध्यान भी दिया जा रहा है और इस अभियान में पहुंच रहे मरीजों को तुरंत जांच व उपचार से काफी राहत मिल रही है। बच्चों के जांचों कराई। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक अभियान चले और मैंने जांचों कराई। जांच कराने के बाद पता चल जाता है कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। कैंप में मैंने मेरा चेकअप करवाया है। मैं यहाँ पे सबकी जांचें फ्री में होती है। मैंने मेरे हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया है, खून जांच, शुगर जांच, बीपी जांच करवाई है। महिलाएं नहीं आ पाती है, उनको कांटेक्ट करके बुलाना पड़ता है। एचबी के लिए बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है किसी को, तो उनके एचबी जांच फ्री के लिए हम बुलाते हैं। और कुछ लड़कियां भी है जो संकोच से कुछ अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती है, उनको भी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, उनके कारण उनके लिए भी सारी जांचें फ्री यहाँ करवाई जा रही हैं। और हमारा कैंप स्कूल में भी लग रहा है, लगातार स्कूलों में भी प्रोग्रेस चल रहा है इसका। और वहीं सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर में भी विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत आज वैशाली नगर डिस्पेंसरी में एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने पहुंचकर निःशुल्क जांच का लाभ उठाया। शिविर में महिलाओं की रक्त जांच के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों की भी गहन जांच की जा रही है। निःशुल्क जांच का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान यहाँ पे चलाया गया है, उसके तहत शिविर लगा है। यहाँ पे मेरी सभी प्रकार की जांचें मुफ्त हुई है और मुझे मुफ्त निःशुल्क कई विशेषज्ञों की जानकारियाँ प्राप्त हुई है। कई यहाँ पे चिकित्सक आए हुए थे जिन्होंने कि मुझे अच्छे ट्रीटमेंट्स बताए हैं अपनी तरफ से, और मुझे मेरे परिवार को और अपने बच्चों को किस तरह स्वस्थ रखना चाहिए इसके बारे में मुझे जानकारी दी गई है। यहाँ पे 5 तरह के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और मेरी बीपी की भी दवाई चलती। मैं बीपी चेक करवाने आई थी वैशाली नगर डिस्पेंसरी में, और यहाँ पे पता चला कि यहाँ से रक्तदान शिविर भी लगा है। मोदी जी ने जो सशक्त नारी का वो लगवाया है, उससे भी हमारी इसके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत दिल्ली स्थित आरके पुरम CGHS केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच और परामर्श किए जा रहे हैं ताकि मातृत्व सुरक्षित हो और परिवार स्वस्थ रह सके। इन शिविरों में कैंसर, टीबी और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क जांच इनकी की जा रही है। ये पहल स्वस्थ माताओं और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का 75th बर्थ डे के हिसाब मद्देनज़र
वी हैव ऑर्गेनाइज्ड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान है। ये अभियान हमारा CGHS के हर वेलनेस सेंटर में, हॉस्पिटल्स में और बाहर कैंप्स लगा के हम ये आयोजित किया है। आज के दिन हम हमारा यह मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो RK पुरम में है, वहाँ हम मैटरनल न्यूट्रिशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में ये जो आज का अभियान हमने कर रहा है। नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत यहाँ मैटरनिटी एंड गायनी हॉस्पिटल में अपना एक न्यूट्रिशन के ऊपर हमने एक इवेंट रखा है, जिसके बारे में अभी सब पेशेंट्स को अवगत करवाया गया है कि वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। और वहीं इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। इसी के साथ महिलाओं को उनके जीवन में एक संतुलित और पोषण युक्त आहार के महत्व को भी बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि स्वस्थ महिला से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार आयोजन है और उसके अंतर्गत आज हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी यहाँ पे हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो ये मैसेज लेके जाएंगे और आगे अपने समाज में ये प्रोपेगेट करेंगे कि एक हेल्दी डाइट कितना ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए और उसके स्वस्थ बच्चे के लिए। सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आज हमारे हॉस्पिटल में हमने मैटरनल न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया है। ये एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा इस देश में रहे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके अपनी नारियों को इतना ज़्यादा स्वस्थ बनाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है माँ की, उसको हम और कम से कम ला सके। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के तहत पोर्ट ब्लेयर के दिलानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य रोगों की शीघ्र पहचान कर तुरंत उपचार प्रदान कराना था। इसी के साथ कार्यक्रम में महिलाओं को टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म, स्वच्छता के साथ जीवन शैली जैसे विषयों पर भी जागरूक किया गया। आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि एक स्वस्थ नारी कब बन सकती है, जब वो न्यूट्रिशियस डाइट ले। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। मैं चाहती हूँ कि हर एक नारी अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर नारी स्वस्थ रहेगी तभी हमारा परिवार सशक्त होगा और हमारा भारत आगे की तरफ जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते थे, पर इस बार डॉक्टर हमारे पास आए हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो वर्कर है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य विभाग वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। और देहरादून के PM श्री केंद्रीय विद्यालय IMA में प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग की गई। 30 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के संघर्षों पर आधारित है। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के लिए समर्पित रहना है। वहीं डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छात्राओं ने कहा कि फिल्म की कहानी काफी प्रेरणादायक है। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, उसके विचार बड़े होते हैं। फिल्म वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के लिए समर्पित रहना है। इस डॉक्यूमेंट्री से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की किताब में पढ़ा। आज बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ये मूवी देखने को मिली। हमारे पूरे स्कूल ने जिसने मूवी देखी है, हमने ये सीखा है कि हमें वो इंसान ही जीता है जो दूसरों के लिए जीना चाहता है, जो दूसरों के लिए जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर गोवा के कैवलोसिम समुद्र तट पर एक विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कैवलोसिम ग्राम पंचायत, पर्यावरण मंत्रालय और
केवलोसिम जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस्को फर्नांडिस को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण 18 सितंबर भूमध्य सागर में संपन्न हुआ, जो भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद ने किया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला बंदरगाह चरण, जो सलामीस नौसेना बेस पर आयोजित किया गया, और उसके बाद समुद्री चरण आयोजित किया गया। समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं की इकाइयों के बीच जटिल समुद्री युद्धाभ्यास का और सामरिक अभ्यास हुए। प्रथम द्विपक्षीय अभ्यास का सफल आयोजन समुद्री सुरक्षा और सहयोगात्मक भागीदारी पर भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है। नौसेना के जवानों की कार यात्रा 5 शहरों की यात्रा कर आज यानी 20 सितंबर को नई दिल्ली पहुंची। यह यात्रा 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली से रवाना हुई थी, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नौसेना की आउटरीच यात्रा के तहत निकाली गई इस कार यात्रा का मकसद नागरिकों के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है। 8 दिनों की ये यात्रा दिल्ली से बाहर निकलकर आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर होते हुए 8वें दिन दिल्ली पहुंची। नौसेना के लिए ये गर्व का पल रहा कि 34 सदस्यीय कार यात्रा में 20 महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें सम्मानित भी किया गया। जगह जगह जाके नेवी के बारे में, स्पेशली जो लैंडलॉक्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर नेवी के बारे में कोई जानता नहीं, और ऐसे हमें एक्सपीरियंसेस भी हुए। कई जगह के लोगों ने बोला हम तो शायद इसके बारे में जानते ही नहीं हैं नेवी के बारे में। सो वहाँ पर एक उसके बारे में अवेयरनेस करना, ये तो एक हमेशा ही एक पर्पस है नेवी का। बट उसके साथ साथ इस बार जो हमने एसोसिएट किया लेडीज़ के साथ, दीज थिंग्स ऑल्सो वी केप्ट इन आवर माइंड कि अब जब हम कहीं जाएं और वहाँ के आर्टिजन से मिलें और वहाँ पे क्या होता है वो देखें। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन से उनके प्रशंसक गहरे शोक में हैं। जुबिन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। वहीं समुद्र में अंडर वाटर डाइविंग करते समय उनका निधन हो गया था। जुबिन का पार्थिव शरीर जल्द ही असम लाए जाने की उम्मीद है, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर सरुसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा। संगीत जगत के दिग्गज जुबिन गर्ग के आकस्मिक निधन से पूरे असम में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य भर में उनके प्रशंसक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं। मोमबत्ती, जुलूस, ऑटो रैलियां और एक सुर में उनके गीत गाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। अपने प्रिय कलाकार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कई जगहों पर दुकानें भी बंद रहीं। गुवाहाटी में अखिल असम छात्र संघ के गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। संगठन ने जुबिन के सम्मान में 7 दिनों तक अपना झंडा आधा झुका रहने का फैसला किया गया है। वहीं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में छात्रों ने गायक के सम्मान में 500 से ज्यादा मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। असम सरकार ने भी 20 से 22 सितंबर तक राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सभी औपचारिक मनोरंजन कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह स्थगित रहेंगे, लेकिन सेवा सप्ताह के तहत सभी जरूरी सेवा गतिविधियां जारी रहेंगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कल शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार स्थल पर निर्णय लिया जाएगा। और संभल पुलिस ने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस शारिक साठा को इस हिंसा का मास्टरमाइंड मान रही है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा 2020 में ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और अभी वहीं पर छुपा हुआ है। इस बात की अधिक जानकारी देते हुए संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा है कि संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद के साथ ही अन्य 5 केसेस के अंदर मुख्य कंस्पिरेटर के रूप में शारिक साठा है और उसको चिन्हित किया गया है।
पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और अगर वो व्यक्ति भारत के किसी भी पोर्ट या एयरपोर्ट पर आता है या जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। वहीं पुलिस के द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए अन्य तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में विभिन्न केसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। उसमें 5 केसेस के अंदर की कंस्पिरेटर के रूप में सारिक साटा है, उसको चिन्हित किया गया था। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है वो इशू किया गया है कि अगर वो व्यक्ति भारत के किसी भी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे आता है या जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। पुलिस द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए विभिन्न अन्य तरीके भी ये अपनाए जा रहे हैं, तो जल्दी गिरफ्तार करने के पूर्ण प्रयास किए जाए। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है, जिसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट से आने वाली विदेशी मुद्रा यानी रेमिटेंस मानी जा रही है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश बैंक के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जून से अगस्त के बीच रेमिटेंस में लगातार कमी आई है। सऊदी अरब में जहां लाखों बांग्लादेशी कामगारों को नौकरी ढूंढने में मुश्किल हो रही है, वहीं यूएई ने जनवरी 2026 से वीज़ा बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो बांग्लादेश को आने वाले समय में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।